तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने सभी तरह के आइसो देखे, एटॉमिक नंबर देखा और मास नंबर देखा। अब हम आते हैं एक और टर्म पे जिसे आप बोलते हो एटॉमिक मास। बस एटॉमिक मास सीखते ही हम लोगों के वो बेसिक्स बन जाएंगे जिसे जो रिक्वायर्ड है हमारे मोल कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो आते हैं अगले अपने टर्म पे, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, देखो मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में बातों को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप कनेक्ट हो पाओ और चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के हिसाब से जो आपको समझानी चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ। सबसे पहले एटॉमिक मास है क्या? एटॉमिक मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली ये जो टर्म है दैट इज मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। एक एटम का या एक मॉलिक्यूल के मास को, अगर एटम का मास है तो एटॉमिक मास बोलोगे और अगर मॉलिक्यूल का मास है तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर मास बोलोगे। तो अगर मैं बात करूं एक एटम की तो यहां तो रहते हैं इसके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और बाहर रहता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या हमें कुछ जनरल डिटेल देखनी पड़ेगी इस एटम के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जो भी बातें बता रहा हूं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर रिपीट होती हैं, तो हम पहले से इसे सीखते हुए चलते हैं। तो आप भी है ना याद करने की कोशिश भी करो। तो पहली चीज़ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये नंबर याद करना बड़ा आसान है। देखो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 91 और इधर क्या है? 31 है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट बराबर होता है। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, मैं बता भी दूंगा कंपैरिजन, थोड़ा सा भारी होता है बट ऑलमोस्ट बराबर होता है। इससे हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो 1.6, ये 1 के अंदर 1 ऐड किया तो 2 बन गया, 6 के अंदर 1 ऐड किया तो बन गया 7, तो 27, या फिर इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट किया, इसमें से 1 किया तो कितना बन गया? 1.6। वैल्यू याद रखने का तरीका, हालांकि हम इसे यूज़ करेंगे ग्राम्स में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, राइट। अगर इन दोनों का मैं मास कंपैरिजन करूं तो आप ये देखोगे, अच्छा इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियन कह सकते थे ना, पहले सीखा था। तो मैं मास ऑफ न्यूक्लियन बोल देता हूं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देता हूं। इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो दे आर ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक न्यूक्लियन से 1840 टाइम्स है, यानी कि 2000 गुना छोटा। हालांकि देखो वर्ड क्या अंतर होता है, जब प्रोटॉन आता है तो 1837 नीचे आ जाता है और जब न्यूट्रॉन आ जाता है तो 1840 आ जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली वील टेक इट 1840 टाइम्स। तो आप जरा गौर से देखो, एक इलेक्ट्रॉन लगभग 2000 गुना छोटा है आपका। अब देखो बहुत बेसिक बात की बात करते हैं। ये मान लो बच्चों आपका एक कोई भी मार्कर है जो मैंने आपको बताया। देखो मैं कुछ और मार्कर लेता हूँ। ये मान लो आपके 4 मार्कर हैं, आपको कुछ जनरल डिटेल दी है। आपको क्या बोला है? ये जो मार्कर का हेड है इसका मास है 1 ग्राम और ये जो बचा हुआ इसका मास भी है 1 ग्राम, ठीक है। तो ये टोटल मार्कर का मास कितना है? 2 ग्राम। ऐसे आपको 4 मार्कर दे रखे हैं और आपसे बोला गया ये चारों मार्कर्स का जो बंडल है ये एक बहुत ही पतले से वायर से बंधा हुआ है जिसका मास कुछ मिलीग्राम्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा गया बताओ ये 4 मार्कर का मास कितना है? तो आप 4 मार्कर का मास कैसे बोलोगे? एक हेड का 1 और एक 2 ग्राम। पहले आपने एक मार्कर का कर लिया 2 ग्राम, फिर आप क्या करते हो? 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मार्कर्स, राइट। और वो जो पतला सा वायर है उसका मास आप क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो। बस ऐसे ही कुछ हम लोगों को एटम का मास निकालना है। कैसे समझाता हूँ आपको। तो मान लो आपको ये एटम का मास निकालना, तो पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था? हम एक मार्कर का मास निकालते थे, मार्कर मास। जनरल देखो मैथमेटिक्स, पहले आप मार्कर का मास निकालते थे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बाद आप क्या गिनते थे? नंबर ऑफ मार्कर्स
एंड मल्टीप्लाई उसे क्या करते थे, मार्कर के, वन मार्कर के मास से, मार्कर मास। क्लियर है ना कहानी? तो बस यही बेसिक यहां लगाना है। अब अगर मैं देखूं इस एटम के अंदर जो मेजर मास है वो है किसका, आपका न्यूक्लियस का ही तो है मेजर मास। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और जिसे आप इग्नोर कर सकते हो। ये मैं अभी की आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाके कुछ और चीज़ें भी देखोगे और न्यूक्लियॉन्स को के बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी करके भी चीज़ कंसिडर करते हो। अभी आप लोड मत लो, तो उसी वजह से एक एवरेज सा निकल के आएगा जिसका नाम AMU हो जाएगा। बट अभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मुझे एक एटम का मास निकालना है तो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को कर सकता हूँ इग्नोर, क्योंकि ये बहुत कम है। तो ऐसा है कि एक हाथी है और हाथी के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है। अगर आपको पूरे हाथी का मास निकालना है तो आप चींटी के मास को इग्नोर कर सकते हो हाथी के सामने, बस ऐसी बात है। तो वी आर इग्नोरिंग दिस मास। तो मेजरली जो मास है वो एक्चुअल में क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इसी से आपका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे बात बताओ कि अगर मैं एटॉमिक मास निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे आपने नंबर ऑफ मार्कर गिन लिया था, न्यूक्लियॉन्स, मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर देते थे, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को क्या कहा जाता है, मास नंबर, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू है ये बार बार ना लिखनी पड़े, इसीलिए इसका एक नया नाम दे दिया, इट इज एटॉमिक मास यूनिट, या प्यार से हम इसे AMU कहेंगे, या आजकल इसे U भी कहा जाता है। इसका मतलब है यूनिफाइड मास है, राइट। तो अगर आपको किसी भी बंदे का एटॉमिक मास देना है, एटॉमिक मास, तो आप बिना AMU के उसे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होगा, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाई AMU। अभी AMU को भी डिफाइन कर देंगे, राइट। तो मास नंबर मल्टीप्लाइड बाई AMU क्या हो जाएगा ये। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम का अगर कोई बोले कि मास नंबर लिखो, तो मास नंबर लिखूंगा 23। बट जब मेरे से कोई बोले कि इसका एटॉमिक मास लिखो, तो हमेशा मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, 23 AMU। ये बारीकी बस आपको पता होनी चाहिए हर चीज़ की, बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो बच्चों अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, जो आपने बोला मास नंबर इनटू AMU, ठीक है, जो हमने बोला मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में जो डिफरेंस है उस चीज़ को हमने पॉइंट आउट की AMU से। तो हम इस AMU को डिफाइन कैसे करें। देखो अगर इस रूम में भी देखो जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, या उस रूम में देखो जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा वो आपको कार्बन का मिलेगा। इवन मैं और आप भी कार्बन के बने हुए हो, इसीलिए तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं लाइफ निकालने के लिए, क्योंकि हर मटेरियल में कुछ हो ना हो कार्बन जरूर मिल जाएगा। और तो छोड़ो, आपको परेशान करने के लिए केमिस्ट्री और आएगी जिसे आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि वो बहुत आसान हो जाएगी अगर आप सुमित सर के साथ रहे तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस AMU को डिफाइन करने के लिए भी हम एक ऐसा वर्ड लेंगे, ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता हो चीज़ों में। तो ऐसा बंदा बैठता है आपका कौन, कार्बन, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये 6 होता है और ये 12 होता है, तो कार्बन का मास नंबर कितना होगा, कार्बन का मास नंबर होगा 12, राइट। और अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास बोलूं तो बच्चों क्या होगा, 12 AMU होगा। तो अगर मुझे AMU वर्ड डिफाइन करना है तो इस डेफिनेशन के अंदर मैं 1/12 से डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल में जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, AMU। सो बाय दिस आई कैन डिफाइन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूं, इट इज एक्चुअली 1/12 ऑफ द मास ऑफ
1 कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसा लिख देते हो, कार्बन 12 आइसोटोप। यहाँ मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने आइसोटोप को 12 टाइप का क्यों बोला? कार्बन के और भी रहते हैं, 14 रहता है, लेकिन अगर 14 होता तो उसका मास कितना होता? 14 ही mu। तो डिफाइन कैसे करना पड़ता? 114 करना पड़ता। इसीलिए मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये आपका कार्बन 12 है। तो AMU क्या है? 1/12 of the mass of one carbon 12 isotope is defined as AMU और यूनिफाइड मास दैट इज U। तो उम्मीद है आपको अभी तक AMU वाली कहानी समझ में आई होगी। अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं अपने मोल कंसेप्ट पे चलने के लिए। कुछ और नए नए वर्ड सीखेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे और चीज़ों को लेकर चलेंगे। धीरे धीरे ही हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे। जल्दी मचाने की हमें कोई जल्दी नहीं, हमारे पास पूरा 2 साल का पीरियड है, ठीक है। और 2 साल के पीरियड में बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को और आने वाले चैप्टर्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो तसल्ली से आप इस पार्ट को नोट करो। अब देखो हम लोग मोल कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं और अब आपको मैं ऐसे ऐसे चीज़ों के जवाब दूंगा जो आपने 10th क्लास में पहले कभी सुने तो होंगे पर कभी जाना नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा उसके अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको कई बुक्स के अंदर एक चीज़ लिखी दिखी होगी और आप जानोगे कि जो बुक लिखने वाला है उसने क्या मिस्टेक की है और आप वो मिस्टेक क्यों नहीं करोगे। क्योंकि आप अगर वो मिस्टेक कर दो, लिख दो, तो जेई आपको गलत कर देगा और जेई या नीट निकलवाना मेरी जिम्मेदारी है आपको। तो बच्चों इस पार्ट को नोट करो। तो अब बच्चों मैं आता हूं अपनी अगली टर्म पे जिसको बोलते हैं अपन मोल। तो ये मोल है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या है ये मोल। आप में से कुछ लोगों ने बचपन में ऐसा कुछ सुना होगा कि भैया जो कार्बन 12 होता है उसके 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसे बोला जाता है मोल। कुछ लोगों ने बोला होगा एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को काउंट करने के लिए जाता है मोल। कुछ लोगों ने बोला होगा ये एक ऐसा मैजिकल लकी नंबर है जो कि एग्जैक्टली जब मैं उसको मास नंबर इन ग्राम लिखता हूं तो उसके अंदर 1 मोल एंटिटीज होती हैं। बातें सबकी सही है बट ऐसा क्यों है? मुझसे अगर कोई पूछे कि मोल क्या है तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलता हूँ मोल और कुछ नहीं, एक नंबर है, बस एक नंबर है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक नंबर है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे कि सेंचुरी आपका एक नंबर है। तो सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100। आप बोलते हो कि यार आज हाफ सेंचुरी मारी विराट कोहली ने, तो इसका मतलब क्या है? आपका 50 रन मार दिए। आप बोलो आज सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 200 रन मार दिए। तो व्हाट यू एक्चुअली डूइंग, आप क्या करते हो? वो जो डबल है मतलब 2 है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, या जो हाफ है उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सेंचुरी इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ओनली। जैसे कि एक डजन है, कोई बोले यार मैं तो आज 1 डजन केले लेके आया हूँ, मतलब क्या है? 12 केले लेके आया हूँ। कोई बोले नहीं यार मैं तो आज 2 डजन केले लेके आया हूँ, मतलब कितने? 24 केले। अगर कोई बोले आधा डजन तो मतलब क्या होगा? 6 केले लेके आया। यहाँ हो क्या रहा है? हम एक 12 जो नंबर है उसे डिफाइन किया और उसको एक नाम दे दिया, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी एक नंबर है, जैसे कि सेंचुरी एक नंबर होता है और इस नंबर की एक वैल्यू है दैट इज 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, राइट। ये एक नंबर है और इवन ये इतना मशहूर नंबर है कि इसको एक सिंबल भी दे दिया, क्या? Na, और इसका एक नाम भी रख दिया, नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इतना मशहूर नाम रख दिया इसका, राइट। तो एक सिंबल दे दिया Na। ये वो वाला Na नहीं है, सोडियम वाला, उसमें ये छोटा होता है। तो किसी भी एलिमेंट का मैं बता दूं, हमेशा एलिमेंट के जब भी आप एटॉमिक सिंबल लिखोगे तो फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल और उसके बाद वाले वर्ड्स कैसे होंगे? आपके स्मॉल होंगे। सिंपल, सीधी सच्ची सी बात। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये एक नंबर है और जिस नंबर के लिए हमने एक सिंबल दिया और उसका एक नाम भी लिखा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कई लोग बोलते हैं ये नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो ज़्यादा नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, तो एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए। मेरा सवाल वापस से उन लोगों से है कि भाई साहब इस नंबर को आप 7 × 10⁻23 क्यों नहीं दे देते? इसमें क्या बुराई है? या 8 × 10⁻23 दे दो, या 9 × 10⁻23 दे दो, या फिर आपको इतना ही परहेज है
ठीक है, मतलब इतना ही आपको लग रहा है कि यार ये वाले जो वर्ड हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो आप 10⁻24 दे दो या 10⁻25 दे दो, इससे तो ज़्यादा नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। मानते हो बात को? तो ये सारे नंबर ना हो कि यही नंबर है, इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्यों है? देखो इसके पीछे बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब साइंटिस्ट लोगों के पास एक टास्क था। मान लो बच्चों, साइंटिस्ट लोग को किसी ने 24 ग्राम कार्बन दिया। अब साइंटिस्ट को क्या, आप ही को दे दिया, आप ही आने वाले साइंटिस्ट हो आने वाले समय में। तो आपको क्या किया, 24 ग्राम कार्बन दे दिया और आपसे बंदा बोलता है कि बता इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो पहला टास्क क्या होगा, अरे भाई साहब इसको ले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दुकान पे छोड़ते हैं, वहाँ बोलेंगे कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। सामने वाला बंदा 5-6 साल के अंदर इस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, गिनकर एक एक इलेक्ट्रॉन को 6 साल तक वो लगा रहा, उसने जाके बताए। अब आपने क्या है, एक रिएक्शन स्टडी करना है C+O2 जो कि बना रहा है CO2। आपको एक्चुअल में ये देखना है इसके कितने मोल और इसके कितने मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे इसके, मैं मोल वर्ड यूज़ कर गया, इसके कितने एटम्स और इसके कितने एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये बनता है। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, पहले आपने 5-6 साल में ये कैलकुलेट किया, फिर 5-6 साल में ये कैलकुलेट करोगे और बनने के बाद 5-6 साल में ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो 6 साल इसके, 6 साल इसके और 6 साल इसके, कुल मिला के आपने अपनी ज़िंदगी के 18 साल यहीं खर्च कर दिए एक छोटे से रिएक्शन को स्टडी करने में। अगर इस तरह से साइंस चलती तो आज भी बच्चों हम लोग पत्तों में ही घूम रहे होते हैं, है ना। तो इस रेट से अगर साइंस चल रही होती तो साइंस की ये तरक्की होती ही नहीं। तो साइंटिस्ट लोग थोड़े से मैथमेटिशियन भी हैं, उन्होंने कहा यार हटा सावन की घटा, हम इस चीज़ को नहीं लेकर चलते हैं, अब हम लगाते हैं मैथमेटिक्स। आप बताओ एक एटम का मास कितना है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एटम बार बार ये एम आ जाता है पहले से, है ना। तो मास ऑफ वन एटम क्या है, किसी भी मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसे आप मास नंबर कहते हो, एंड मास नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, AMU। तो बंदे ने क्या बोला यार, ये AMU ग्राम में था ना, याद है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो बंदे ने क्या बोला, एक ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई करो कि ये AMU यहाँ से ख़त्म हो जाए और वो जो नंबर होगा, देखो अगर कोई मुझसे बोले कि बता 100 एटम का मास कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मास ऑफ वन एटम दैट इज़ मास, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ही कर दूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाई AMU इंटू 100, ऐसा ही कुछ करूँगा, राइट। तो ये वैल्यू आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये वर्ड मेरा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देख साइंटिस्ट लोग ने क्या करा कि एक बड़ा आसान चीज़ निकाली, उनने कहा कुछ ऐसा वर्ड निकालो, ऐसा वर्ड निकालो जिससे इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू 1 हो जाए। देखो AMU को ऐसे किस वर्ड से मल्टीप्लाई करूँ, दैट इज़ 1/AMU, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देख इसका फ़ायदा बताता हूँ, अगर कोई बोले 1/AMU नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, ठीक है, 1/AMU नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो भी उसका मास नंबर है और उसके पीछे क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे, है ना आसान। तो देख बड़ा आसान है। अगर कोई बोले तेरे पास ये 24 ग्राम दे रखा है, तेरे को पता है 1/AMU जो होगा उसका जो मास होगा वो कितना होगा, मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम होगा। तो मुझे पता 24 ग्राम का कितना होगा, 2/AMU। क्या समझे। और ये जो 1/AMU है ये और कोई नंबर नहीं बच्चे, ये नंबर निकल के आता है, दैट इज 6.02 × 10⁻23। बात आ रही है समझ में। तो ये जो नंबर है, ये जो मैजिकल नंबर है, इसीलिए हम लोग क्या है, अब मैं कुछ टर्म्स को डिफाइन करता हूँ और तुम्हें समझ में आएगा ये नंबर इतना जादुई है और इससे बहुत आसान हो जाता है अपना कैलकुलेशंस को करना। तो मैं एक और वर्ड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ बच्चों आपके लिए। एक काम करता हूँ, थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। तो देखो वर्ड क्या है हमारे पास, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
राइट। तो बेसिकली ये चीज है क्या, ये चीज है मास ऑफ 1 मोल एटम कॉमा मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो 1 मोल एटम मॉलिक्यूल या आयंस के जो मास है उसे क्या बोला जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूल। बड़ा आसान है। 1 मोल देखो 100 का क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 मोल को 1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बोलो, मास नंबर जो है मल्टीप्लाइड बाई एएमयू, एक एटम का था, ये वर्ड क्या है 1/AMU है, तो क्या हुआ मल्टीप्लाइड बाई 1/AMU और AMU जो की वैल्यू आएगी 1। तो सीधे सीधे मास नंबर इन ग्राम को आप लोग क्या डिफाइन कर दोगे, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास जब एटम की बात कर रहे हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूल की बात करते हो, है ना आसान। तो एक्चुअल में तुम्हारा ये जो मोलर मास है ये और कुछ नहीं, मास ऑफ 1 मोल है। आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर पीछे जाकर आपको ऐसे कुछ मास दे रखे हैं जिसके पीछे ग्राम है। जब कभी भी किसी मास के पीछे ग्राम आ जाए तो वो और कुछ नहीं बच्चों, क्या है, मोलर मास है ना बच्चों, सिंपल बात। तो देखो हमने एक ये वाली बात सीखी कि ये मास नंबर बोलते हैं। अब एक काम करता हूँ, जैसे मैंने वहाँ AMU को डिफाइन किया था, यहाँ मैं मोल को और डिफाइन कर देता हूँ। तो चल यहीं डिफाइन कर देता हूँ, तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर इस पूरे बोर्ड को मिटाएंगे। और देखो अब अपने कुछ न्यूमेरिकल बेस और कुछ चीज़ों पे हम बढ़ेंगे। हम लोग अब तक बेसिक्स को कवर कर चुके हैं, बस हम न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन है। एक बंदे ने AMU के मास को चेंज किया और बोलता है कि AMU के मास को चेंज करने से क्या मोलर मास चेंज हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा ऐसे कई सारे मास, अगर मोलर मास चेंज नहीं होगा फिर 1/2 AMU हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मोल को डिफाइन कर देता हूँ, मोल को। तो मुझे बताओ 1 मोल एंटिटी कार्बन के कितने ग्राम में होगी, डेफिनेटली उसके मास नंबर और ग्राम के पीछे ग्राम लगाना है। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एंटिटीज इन 12 ग्राम ऑफ C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितनी एंटिटी हो उसे हम क्या डिफाइन कर देते हैं, 1 मोल। समझ रहे हो बात को। तो मोल और कुछ नहीं, एक नंबर है, उसे डिफाइन करने के लिए अगेन कार्बन ले लिया। और मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मुझे लगता है इन टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके जरिए आपको ये जो अंतर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों इस पार्ट को नोट करो, ये सब कुछ देखो तुम्हें समझाने के लिए क्या, इसे नोट नहीं करना आपने। यहाँ क्या करना है, बस ये वाली टर्म नोट करनी है, ये मोल की और ये वाली टर्म कि मोलर मास वगैरह क्या है, ठीक है। तो अब तक हम अपने बेसिक्स को दूर कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बताना शुरू करते हैं। तो देखो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो आज तक तुमने किताबों में गलत देखी है ना। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, लेकिन आज की किताब हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को नोट करो। तो दोस्तों अब है आप लोगों के लिए एक सवाल। यहाँ पर क्या है, मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको, और यहाँ पर आपको पहले तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, फिर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, देन आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिखना है अलोंग विद द यूनिट। उसके बाद आपको उसका मास नंबर लिखना है, देन आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ये तीनों ही अपने मतलब एक ही चीज़ होती है, अलोंग विद द यूनिट, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। तो अब बच्चों क्या है, हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें सीखी है उनके हिसाब से ईमानदारी से आप यहाँ पे भरते जाइए इन्हें, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों का चेक करूँगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये मैंने आपको बोर्ड दिया, आप अपनी नोटबुक में सब कुछ नोट कीजिए और एक एक करके भरिए। चलो एक डेमो मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है, एक डेमो मैं दिखा देता हूँ ताकि आगे अभी वीडियो को ना निकालें जब तक आप समझ ना जाए बात को। तो मैं एक ऐसा पकड़ लेता हूँ, एक आयन वाला पकड़ लेता हूँ। यहाँ बात करूँ तो बंदा कौन है, H2SO4। आपको शायद पता हो कि जो मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर देखो तो 16 है, नंबर क्या है, E1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 32 प्लस के ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, E1 है मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कितना 16 इंटू 4, राइट। तो सबसे पहले मास नंबर कैलकुलेट कर दे रहा हूं, तो मास नंबर आ रहा है इसका 98।
आओ जरा बाकी डेटा भरता हूँ। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ एटम देख लो कितने हैं, 1 और 2 3, ठीक है, और 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो नंबर ऑफ एटम आ गए 7। देन हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना होगा जितना इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है इस पर। नेगेटिव चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता, पॉजिटिव होता तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता वो निकल जाता। तो प्रोटॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर चाहिए, हाइड्रोजन का अगेन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है आपका, राइट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फर का कितना हो गया 16 और ये हो गया 8 इंटू 4, राइट। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो इन सब को सम करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी 50। तो 50 एटॉमिक नंबर और वही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो बता रहा है, एंड अगर ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो आप बोलो तो यहाँ पे कितना आ गया 50। अब बात करते हैं हम मास नंबर की। तो मास नंबर अभी अभी आपने निकाला कितना होगा 98, और यहाँ क्या लिखोगे 98 AMU या फिर U आप पीछे लगाओगे, राइट। और इधर क्या आएगा बच्चों 98 ग्राम्स, है ना। अब एक और बंदे को पकड़ लेता हूं यहाँ पे, N3 माइनस को ले लूं, मान लो। बताओ कितने नंबर ऑफ एटम है 3 है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, तो कितना हो गया 21। भाई एटॉमिक नंबर हो वो बराबर है, और माइनस का साइन लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 1, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात करोगे तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 3 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा। पहले तो मास नंबर निकाल लूं बच्चों। मास नंबर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं होता है। दैट इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसके बराबर आएगी आपकी 42 के बराबर आएगी, राइट। तो यहाँ पे जो मास नंबर है दैट इज 42, तो ये कितना आएगा 42 AMU, और ये कितना आएगा 42 ग्राम्स। कुछ बंदे मैंने करके दिखा दिए, बाकी बंदे आप सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ, तब तक आप इसकी पूरी कैलकुलेशन को करें, फिर चेक करते हैं कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, आप फटाफट से अटेम्प्ट करें, ईमानदारी के साथ करना। तो फिर दोस्तों आप लोगों के आंसर्स को चेक करते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं पहुंचाता जाता हूं। जैसे अगर मैं CO2 की बात करूंगा तो जो कार्बन है 1 और 2 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ एटम कितने हुए 3। ये सारी जो टूल्स मैं बता रहा हूँ ये काम आने वाले हैं आपके आगे जाके कैलकुलेशन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो तो इसके 6, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, दैट इज इक्वल टू 22। अगर हम लोग इसका मास नंबर निकालें तो क्या होगा, ये 12, ये कितना आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो मास नंबर के पीछे कोई भी यूनिट नहीं होती। अब इधर मैंने क्या किया, ये कितना आया 44 AMU, एक एटम का मास इज इक्वल टू, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास इज इक्वल टू 44 AMU पीछे लगाया। कई जगह मैंने AMU यूज किया, कई जगह U यूज किया। इसका सीधा सा मतलब यही है कि U और AMU यूज करने का, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। इधर क्या होगा, एक मोल का मास, इसके पीछे क्या लगेगा आपका ग्राम लगेगा, जैसे आपने मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोला है। तो बड़ा आसान है बच्चों। इसकी बात करो, नंबर ऑफ एटम 2 है, ठीक है। अब उसके बाद नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15। जब मैं इसके मास नंबर की बात करूं तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 16, ये मतलब 30 AMU 30 ग्राम, राइट। तो हर एक बंदा इसी तरह से सॉल्व किया जो उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है। जैसे अगर मैं CO3 माइनस की बात 2 माइनस की बात करूं तो 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये आ गया 6, ये कितना आ गया आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए दैट इज इक्वल टू 32, जो इधर दिखा है हमें। अगर आप इसके मास नंबर की बात करो तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है शायद, बट स्टिल मैं इसे वर्क कर लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ इधर का इधर तो नहीं लिख गया, चलो चेक करते हैं इसे। तो इसका कितना होगा 12 प्लस के 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितने आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। 48 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 60, तो कितना होगा 60 होगा इसका। तो 60 एक बार चेक कर लूँ मैं यहाँ पे, हाँ करेक्ट है 60 आया, तो ये 60 सही है। और इलेक्ट्रॉन्स को तो आप इसमें गिनते ही नहीं हो, तो ये 60,
तो ये 60 U और ये कितना होगा 60 ग्राम। तो आप अपने सारे आंसर्स को इस हिसाब से चेक कर सकते हो। तो जो भी अभी मैंने ये एक्सरसाइज बताई ये आपने अटेम्प्ट करनी थी, आपने की भी। इसके बाद आपको अब मोल का एक फॉर्मूला निकालना बताता हूँ, जिस फॉर्मूले को अब हम एक एक करके यूज़ करने लग जाएंगे इस चैप्टर में। तो इस पार्ट को हटाता हूँ और इसके बाद हम मोल के फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। तो बच्चों अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत आसान है और आप खुद भी बता सकते हो। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि N2 जो है इसका जो मोलर मास है वो कितना होगा बताओ, 28 ग्राम। इसका मतलब एक मोल जो N2 है उसका वजन होता है 28 ग्राम। मान लो अगर कोई एक बंदा आया और उसने आपको दे दिया सीधे सीधे कितना 56 ग्राम ऑफ N2 लेके आया। कितना लेके आया 56 ग्राम ऑफ N2 और आपसे पूछता है कि बताओ इसमें कितने N2 है। आपने देखा यार 28 ग्राम में तो N2 है, तो 56 ग्राम में क्या होंगे 2Na होगा। आपने वाली बात कैसे निकाली, वापस आते हैं। देखो आपने ऐसे निकाला कि जो मोलर मास है, मोलर मास किसी भी एंटिटी का इन ग्राम जो है उसके अंदर तो Na होता है, यानी कि 1 मोल होती है चीजें। तो अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं तो मैं बोलूं 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो मोलर मास से डिवाइड हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलर मास, राइट। अगर आप बोलो W ग्राम में कितना होगा तो आप क्या बोलोगे W अपॉन मोलर मास। W क्या है, गिवन वेट। मोलर मास तो आपका ये ग्राम में चल ही रहा है, राइट। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। देखो आज तक आप जो देखते आए थे फॉर्मूले उसमें कई बार यहाँ पर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिख देते थे, जो कि सरासर गलत बात थी, क्योंकि यहाँ वेट होता है ग्राम में तो मोलर मास भी क्या होगा ग्राम में। तो अगर आपको वेट केजी में भी दे रखा है तो इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो बच्चे आप ग्राम से डिवाइड करोगे। बात आती है समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। एक और बात बता देता हूँ, अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता सेम वेट के साथ ही, राइट, तो तुमसे पूछता नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। चल मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ, या फिर पहले मैं बोल दूं मोल्स ऑफ N2, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का बना दूं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तीसरा क्वेश्चन बना दूं बताओ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 जो हम लोगों ने सीखा था, और बोल दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ N2 निकालने का तरीका क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट इज 56 अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू 28। तो 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस आ गई आपकी N2, तो पहले वाले का आंसर तो आएगा 2 मोल। बट एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, अभी तो आपने क्या किया, एक पैकेट का मास निकाला, जिस पैकेट के अंदर मान लो 2 आइटम रखे थे, जो आपने देख लिए कितने आइटम्स हैं इसमें, 2 नाइट्रोजन के आइटम हैं। अब मान लो 2 मोल में कितने आइटम रखे होंगे, 4 मोल आइटम रखे होंगे ना। बहुत सिंपल बात है, एक कोई पैकेट है आपके पास जिसके अंदर 2 बंदे रखे हुए हैं, आपने निकाल लिया यार ये जो पैकेट है 100 पैकेट है, तो क्या पूछे ये जो आइटम है ये कितने होंगे, तो 200 होंगे। सिंपल, इससे 2 मल्टीप्लाई, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालने हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे, अकेले N, क्योंकि एक N2 में कितना है 2 N है आपके। अब यहाँ बात करो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इस पैकेट में अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो कितने होंगे। तो आप जानते हो एक नाइट्रोजन का है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पूरे पैकेट में। हमारे पास पैकेट्स का नंबर कितना है, 2 मोल नंबर है, तो क्या होगा 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स होंगे। और अगर इसी का नंबर बोल दे तो क्या होगा, एक मोल में कितना होता है भैया, Na होता है। तो अगर ये आता 28 सेंचुरी तो क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। 28 मोल्स है तो क्या करोगे 28 मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात आती है समझ में। तो ये तो बस एक क्वेश्चन था,
ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन अब लेकर चलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप जाने ना दें और बड़े अच्छे से सुनहरे शब्दों में लिखें। मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई इसके ऊपर मैं आपको कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो चीज़ें अभी बताई थी उसे भी और जो चीज़ें बताऊंगा वो भी। तो दोनों तीनों चीज़ों को क्लब करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इस पार्ट को आप चाहे नोट करो, ये वाला जो क्वेश्चन है, और कुछ करो ना करो इस फॉर्मूले को जरूर नोट करके रखना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।